नमस्कार, आवाज देश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज हम तुर्की और सीरिया में आए भयानक भूकंप को केंद्र में रखकर बात करेंगे। भूकंप सहित दुनिया भर में आ रही प्राकृतिक आपदाओं की ओर जानने की कोशिश करेंगे कि भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का भारत में क्या इतिहास रहा है, वर्तमान में इसका कितना खतरा है और हमने भूकंप और अन्य आपदाओं से निपटने की कितनी तैयारी की हुई है। हम आपको बता दें कि हिमालय हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाओं के कारण भारत हमेशा से ही भूकंप के हाई रिस्क जोन में रहा है। देश का तकरीबन 59% इलाका ऐसा है जहां भूकंप का खतरा बना हुआ है। यही कारण है कि भारत में कम तीव्रता के ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप आते ही रहते हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने देश को 2 से 5 जोन में बांटा हुआ है। जोन 5 में भूकंप का सर्वाधिक खतरा रहता है। भारत का तकरीबन 11% क्षेत्र जोन 5 में आता है। हिमालय का केंद्र कश्मीर और कच्छ का रन इसमें शामिल है। जोन 4 की बात करें तो दूसरा सबसे ज्यादा नुकसान वाला इलाका ये माना जाता है। इस जोन में दिल्ली, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के क्षेत्र शामिल हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भारत में 7 तीव्रता का भूकंप विनाशकारी साबित हो सकता है। भारत में साल 2001 में गुजरात के कच्छ में 7.7 और साल 2005 में कश्मीर में 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया था। तब कच्छ के भूकंप में 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वर्तमान में हम इतनी तीव्रता की अगर भूकंप का सामना करते हैं तो कितने तैयार हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे विशेषज्ञ मेहमानों से। और विशेषज्ञ मेहमानों से करवा देता हूं मैं आपका परिचय। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 विशेषज्ञ मेहमान। प्रोफेसर सूर्य प्रकाश हैं, प्रमुख भू मौसम संबंधी जोखिम प्रबंधन प्रभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दूसरे स्टूडियो गेस्ट हैं डॉक्टर हरि कुमार, अध्यक्ष हैं जियो हाजर्ड सोसाइटी नई दिल्ली के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वर्चुअली एक गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, निदेशक राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार। और साथ में मौजूद है जनता जनार्दन, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। अगर बात करें इस भूकंप की, हम आम लोगों के लिए सूर्य प्रकाश जी, इस तरीके की त्रासदी आपदा जब आती है तो हम लोग कहते हैं पीड़ितों को देखकर, वाह भगवान ये तूने क्या कर दिया। लेकिन आप जैसे विशेषज्ञ लोग अपने विभाग में बैठ जाते हैं और एसेस करते हैं कि आखिरकार चीज़ है क्या। आपने एसेस किया होगा सीरिया और जिस तरीके से तुर्की में भूकंप आया, आप किस तरीके से देखते हैं, आपका असेसमेंट क्या है? देखिए, भूवैज्ञानिक के तौर पर भूकंप की जो संभावनाएं हैं हमारी पृथ्वी पे हमेशा बनी रहती हैं और हर रोज़ छोटे छोटे भूकंप तो आते ही रहते हैं, परंतु जब बड़े भूकंप आते हैं तो एक आम व्यक्ति को पता लगता है। तुर्की में जो ये भूकंप आया, ये 7.8 मैग्नीट्यूड का बताया गया और उसके बाद सेकंड भूकंप भी आया जो 7.6 मैग्नीट्यूड का बताया गया। तो ये भूकंप की संभावना ज़्यादातर जहाँ हमारी पृथ्वी कई प्लेटों में डिवाइडेड है, टेक्टोनिक प्लेट्स जिनको हम बोलते हैं, और ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं या एक दूसरे के नीचे जाती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो उसकी वजह से भूकंप की संभावनाएं होती हैं। इन्हीं प्लेटों के बीच में, ये इसको हम बोलते हैं इंटरप्लेट अर्थक्वेक्स, और प्लेट्स के बीच में जो चट्टानें होती हैं वो भी कई बार टूट फूट जाती हैं और उनके लॉन्ग भी मूवमेंट्स होती हैं और उसकी वजह से भी भूकंप बनते हैं, जिसको हम इंट्राप्लेट अर्थक्वेक्स कहते हैं, जो फॉल्ट और थ्रस्ट के अलॉन्ग होते हैं। अब अगर हम तुर्की की बात करें, तुर्की जो है हमारा 3 प्लेटों से घिरा हुआ है। एक तो एनातोलियन प्लेट है, एक कैरेबियन प्लेट है और एक तरफ हमारी अफ्रीकन प्लेट है। और इसका जो ट्रिपल जंक्शन है, इसके पास ही कहीं एक भूकंप के अंदर जनित हुआ। और इसके अलावा जो तुर्की की टेक्टोनिक परिस्थिति है स्ट्रक्चरली, उसमें 2 मेजर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स हैं, जिसको हम एक नॉर्थ एनातोलियन फॉल्ट कहते हैं और दूसरा ईस्ट एनातोलियन फॉल्ट। ये स्ट्राइक स्लिप टाइप के फॉल्ट हैं जिसके लॉन्ग मूवमेंट्स होते रहते हैं और उसकी वजह से भी भूकंप बनते हैं। तो प्राइमरली जिनको हम टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स कहते हैं, उन एक्टिविटीज़ से वजह से होते हैं। कई जगह पे और जगहों पे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ और eruptions की वजह से भी भूकंप हो सकते हैं या और दूसरे गतिविधियों से, जैसे लैंडस्लाइड से अगर मेजर आ जाती है
कोस्टल एरिया में, वो भी भूकंप जनित कर देती हैं। तो क्या मोटे तौर पर भूकंप मैं के ये कई जानना कारण हो चाहूंगा सकते कि हैं। जैसे एक क्षेत्र विशेष में भूकंप आया और प्लेट वहां पर खिसकी, घर्षण पैदा हुआ और जो है बहुत तेज कंपन हुआ और झटका पैदा हुआ, तो उससे क्या पूरी पृथ्वी का क्या संतुलन बिगड़ता है या एक क्षेत्र विशेष के दायरे में ही ऐसा होता है? ये प्लेट्स की एक्चुअली लेंथ और विड्थ काफ़ी ज़्यादा होती है। ज्यादा होती है। कई किलोमीटर्स, हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक जा सकती हैं, और इनमें लेंथ और विड्थ दोनों में मूवमेंट्स होती हैं, लेंथ और विड्थ वाइज। जी। तो ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र जो है डिस्प्लेस होता है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारी पृथ्वी में कंपन के तौर पर ट्रैवल करती है। तो ये डिस्प्लेस होने के बाद हरि कुमार जी, क्या डिस्प्लेस होने के बाद फिर से वापस अपनी स्थिति में आ जाती है, या वो जो प्रॉब्लम होती है वो फिर पार्टी नहीं जा सकती? ये प्रॉब्लम किस तरह के ठीक कैसे हो सकती है? सर, ये डिस्प्लेसमेंट चलते रहते हैं। ये पृथ्वी ऐसा है कि उसका कंस्ट्रक्शन चलते रहेंगे, ये कभी बंद नहीं होता। अच्छा। जैसे हमारा हिमालयास है, हाँ। जो कैसे फॉर्म हुआ, अर्थक्वेक के वजह से ही फॉर्म हुआ। दो टेक्टोनिक प्लेट्स उधर टकरा रहे हैं, जैसे सर बोले, वन प्लेट इज गोइंग अंडर द अदर प्लेट, एंड इसलिए हिमालयास बढ़ते रह जा रहे हैं, एंड इट क्रिएट्स बहुत सारे टेंशन क्रिएट करता है। दो प्लेट है ये, एक्चुअली दो प्लेट मतलब क्या है, 40 किलोमीटर पत्थर और दूसरे साइड में 40 किलोमीटर पत्थर, ये टकरा रहा है। इट इज़ नॉट स्मूथ, ये अटक जाता है, एंड जब ये टेंशन ज़्यादा होता है, ये रिलीज करना लगा, दैट क्रिएट्स द अर्थक्वेक, दैट इज़ व्हाट वी फील एज एन अर्थक्वेक। ये मूवमेंट चलते रहता है। इंडियन प्लेट इज मूविंग एट समवॉट अबाउट 3 to 4 millimeters पर ईयर। अच्छा। पर ईयर, प्रति साल, मतलब आपका नाखून जितना प्रति साल ग्रो होता है, उतना इंडियन प्लेट मूव करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन उधर उस साइड से वो जो यूरेशियन प्लेट है उसको मूव करने नहीं देता है, इसलिए टेंशन पैदा होता है। टेंशन बढ़ते 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 जब द रॉक्स कैन नॉट टेक इट एनी लॉन्गर, इट ब्रेक्स। सो मतलब बीच बीच में बड़ा भूकंप होगा ही होगा, ये प्रेशर रिलीज करना ही है, बीच में होगा ही होगा। और एक चीज़ एक भी है, ये भी है कि ज़्यादा साल हो गया बिटवीन टू अर्थक्वेक्स, दैट मीन्स द नेक्स्ट अर्थक्वेक इज ड्यू। ओह, अच्छा। क्योंकि हमारा हिमालयस में कांगड़ा 1905, और कांगड़ा से आप ईस्टवर्ड जाएंगे ये फॉल्ट लाइन में, नेक्स्ट अर्थक्वेक वाज नेपाल अर्थक्वेक, जैसे 2015 में हुआ। इसके बीच में बहुत साल से, कम से कम 300 साल से कुछ बड़ा भूकंप आया ही नहीं। इज इट गुड न्यूज़? नो, डेफिनेटली नॉट गुड न्यूज़। हमारे साथ डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, वर्चुअली जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है ओम प्रकाश जी। सेस्मोलॉजी की अगर बात करें तो ये माना जा रहा है कि अगर इतनी तीव्रता का भूकंप भारत में आता है, भारत के किसी भी क्षेत्र में आता है, तो हानि ज़्यादा बड़ी हो सकती है। क्या है आपका असेसमेंट और क्या है आपकी रीडिंग? तीव्रता जो है वो रिक्टर स्केल पर नहीं होता है, यह व्यापकता होता है, यह मैग्नीट्यूड होता है, जो किसी भी अर्थक्वेक का इनहेरेंट एनर्जी कंटेंट होता है, और वो आपका नाम है जो हमेशा हर जगह एक ही रहेगा। मैग्नीट्यूड जहां भी मापा जाएगा उस अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड एक ही होगा। वो टोक्यो, वो टर्की में मापे, इंडिया में मापे, यूएसजीएस मापे, कोई भी, क्योंकि उसका इनहेरेंट जो है वो एनर्जी है। जबकि इंटेंसिटी जो है, बिहेवियर बदलता जाता है जितना दूर जाते हैं, जितने प्लेट की जो संरचना बदलती है, कंपोजिशन बदलता है, डिग्री ऑफ शेकिंग जो है कहीं रिटार्ड होता है, कहीं एम्पलीफाई होता है। ये व्यापकता है। हमारे जो सूर्य प्रकाश जी ने सही बताया कि टर्की में जो ये भूकंप हुआ है कोई आश्चर्य नहीं है। टर्की में 2 ट्रिपल जंक्शन है। टर्की के नॉर्थ में जब जाएंगे तो एक यूरेशियन प्लेट के साथ जो है वो अनातोलियन प्लेट और अरबियन प्लेट बनता है। उसके जस्ट नीचे में आइएगा साउथ में, तो एक ट्रिपल जंक्शन है जो कि अनातोलियन प्लेट और साउथ वेस्ट में अफ्रीकन प्लेट एंड देन ईस्टर्न पार्ट में अरबियन प्लेट, जहां पर यह अर्थक्वेक हुआ है। तो जब 3 प्लेट एक साथ मिलेंगे, जिनके तीनों की बिहेवियर अलग अलग है, तो जब मिलते हैं तो एक पैक्ट हो जाता है, एक कॉम्पैक्ट हो जाता है, कपल्ड जोन बोलते हैं उसको। और यह कपल्ड जोन इतना स्ट्रांग होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि जितना भी अर्थक्वेक छोटे छोटे होते हैं,
तो वो अर्थक्वेक को एनर्जी को खुद जो है वो एब्जॉर्ब करता है, सोखता है। और ये जब भयंकर, जब जो आप इसका जक्स्टापोजिशन ऑफ थ्री प्लेट्स है, जब कठोर जो है ये ट्रिपल पॉइंट जब टूटता है, भयंकर एनर्जी रिलीज होती है। ये ट्रिपल थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। और यदि यहाँ पर पहले से स्ट्रेस रिलीज हुआ होता, छोटा छोटा अर्थक्वेक आया होता, तो शायद ये ट्रिपल जंक्शन इतना बड़ा भूकंप नहीं क्रिएट करता। लेकिन यहाँ पर क्वाइसेंस था, सेस्मिक रूल था, और ये जब टूटा तो ये भयंकर अर्थक्वेक जो है 7.8 मैग्नीट्यूड और सैलोअर डेप्थ पर हुआ। यदि यही अर्थक्वेक डीपर डेप्थ में हुआ होता तो शायद एनर्जी शोषित होती, एटुनुएट होती, विवर्तन होता, स्कैटरिंग होता, डेसिपेशन होता, उसकी एनर्जी क्षय होती, तो शायद सरफेस पर इतनी बड़ी एनर्जी नहीं पहुंचता और जानमाल का नहीं होता। ये है इसका सेस्मोटेक्टोनिक सेटिंग और अर्थक्वेक की जनरेटिंग प्रोसेसेस। अब बात ये रही कि जहां पर ट्रिपल जंक्शन है वो खतरनाक है। वर्ल्ड में हर जगह ट्रिपल जंक्शन है। आपको पता होगा मेंडिसिनो ट्रिपल जंक्शन है, जहां पर आपका यूएसए का, जहां पर अर्थक्वेक जो होते रहते हैं, पार्कफील्ड के अर्थक्वेक से लेकर, उसी तरह से हमारे इंडिया में भी ट्रिपल जंक्शन है। जो आप मकरान कोस्ट को ट्रिपल जंक्शन देखते हैं, लेकिन हम लकी है क्योंकि वहां छोटे छोटे अर्थक्वेक होकर उसके एनर्जी को, एक्युमुलेशन को उतना बढ़ने नहीं दे रहा है। तो छोटे छोटे अर्थक्वेक करना एक काफी जो है, एक पृथ्वी की एनर्जी रिलीज होने की क्षमता है। मैं एक चलती भाषा में हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट को, जनता जनार्दन के लिए, अर्थक्वेक इज नथिंग बट इट इज हार्ट अटैक ऑफ द अर्थ। जब तक आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, आर्टरी और वेन की शक्ति ब्लड पंपिंग की होती है, तो आप हार्ट जो है आपका सुरक्षित रहता है। लेकिन जब सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है नॉर्मली हाई, तो उसी तरह से आर्टरी वेन जो है रप्चर करता है। सिमिलरली अर्थ के रॉक के मटेरियल का शेयरिंग और बेयरिंग स्ट्रेंथ, स्ट्रेस एक्युमुलेशन को एक्सीड कर जाएगा तो वो टूट जाता है। शेयरिंग बेयरिंग स्ट्रेंथ को जो है वो एक्सीड करता है स्ट्रेस एक्युमुलेशन। जी तो इसलिए ये भयंकर हुआ है टर्की में, और ये कोई नया नहीं है, पहले भी अर्थक्वेक हुआ 7.2 मैग्नीट्यूड का। आपको याद होगा इजमित अर्थक्वेक 1999, लेकिन ये ट्रिपल जंक्शन पर नहीं था, ये ट्रांसफॉर्म। डॉक्टर ओम प्रकाश जी, ये तो तकनीकी बात हुई जो आपने बताई है अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप के बारे में। लेकिन आम व्यक्ति होने के नाते मैं और जनता जनार्दन यहाँ पर मौजूद है, वो तो ये जानना चाहती है कि आखिरकार ऐसी आपदाएं आती हैं, अगर ऐसा भूकंप भारत में कहीं आए, उनके क्षेत्र में आए, तो उससे बचाव कैसे किया जा सकता है? क्या क्या कुछ करना चाहिए? पहले कुछ सवाल ले लेते हैं। टर्की में ये भयानक भूकंप आया, तो जैसे दिल्ली में कहा जाता है, खासतौर पर जो मेट्रो सिटी है दिल्ली में, कहा जाता है कि पूरी तरीके से खुद गई है। तो भारत कितना तैयार है उस भूकंप के लिए, अगर इतना भयानक भूकंप आता है तो? जी जो दिल्ली में हम पिछले कई सालों से महसूस कर रहे हैं कि भले ही वो कम इंटेंसिटी के आते हैं भूकंप, लेकिन आते रहते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो भूकंप आया वो बहुत ज़्यादा सख्त हो, तो हम अपने आप को कैसे यहाँ पे सेफ रखेंगे? भारत में हम जहाँ देखते हैं कि एक 20 माले की बिल्डिंग है और वहीं हम झुग्गियाँ और कच्चे मकान भी देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कितना तैयार हैं? जो कंस्ट्रक्शन होता है, क्या उस कंस्ट्रक्शन की वजह से इस तरीके की आपदाएं या भूकंप की होने की आशंका ज़्यादा बनी रहती है? एक बात, अगर हो जाए तो हम अपने आप को बचा कैसे सकते हैं? देखिए प्रतिबिंब जी, आपको ओम प्रकाश जी ने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि हम दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड तो वो ऊर्जा जो उत्पन्न करी उस भूकंप ने, वो एक कांस्टेंट है और सब जगह पे फैल रही है, प्रभावित कर रही है। परंतु इंटेंसिटी वो स्केल है जिसमें हम उससे होने वाले नुकसान का आंकलन लगाते हैं कि कितनी दूर, किस तरह का, कितना सीवियर डैमेज हुआ है। और वो डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, कि आपने जितना निर्माण कार्य किया। जैसे बच्चों ने कहा कि दिल्ली में हमारा निर्माण कार्य है, एक तरफ 20 मंजिला हाई राइज बिल्डिंग है तो दूसरी तरफ हमारे स्लम एरियाज़ हैं। तो ये कंट्रास्टिंग जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज़ हैं और इसमें जो हमारे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट फीचर्स हैं, अगर वो इंक्लूसिव नहीं है तो उनका दुष्प्रभाव ज़्यादा होगा। इसका एग्जांपल जैसे ओम प्रकाश जी बता रहे थे कि इजमित अर्थक्वेक आया। इजमित अर्थक्वेक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 26 दिसंबर 1999 की बात है ये। 26 जनवरी नहीं, दिसंबर में शायद आया था ये। अच्छा, 26 जनवरी। मैं भूकंप की वहाँ की नहीं बात कर रहा हूँ, बचाव वाले की। मैं तुर्की की इजमित अर्थक्वेक की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर क्या हुआ कि ये अर्थक्वेक आने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे होता है दुनिया भर में देशों में, कि उनको जागरूकता आई कि हमारे यहाँ बहुत सारा नुकसान हो सकता है। उसमें भी 17-18 हज़ार के आसपास कैजुअल्टीज़ हो गई थी
1939 का तो बहुत जिक्र कर रहे हैं, 99 वाला भी बड़ा इम्पोर्टेंट रहा था कि उसके बाद उन्होंने कई पॉलिसीज़ बनाई। उन्होंने अर्थक्वेक के अगेंस्ट कोड बनाया और उसको लागू करने की कोशिश की तुर्की में नॉर्दर्न पार्ट जी में। जी काफ़ी इसमें बड़ा रेट्रोफिटिंग उसमें कुछ प्रोजेक्ट सेस भी भी चला लगाया गया था, था, मुझे कुछ टैक्स भी लगाया गया था। टैक्स भी लगाए गए, इंश्योरेंस हाँ। टर्किश कैटास्ट्रोफिक इंश्योरेंस पूल क्रिएट किया गया, तो काफ़ी स्टेप किए गए। परंतु ये जो साउदर्न पार्ट ऑफ तुर्की था, इसमें वो कंस्ट्रक्शंस ये भी पहले प्रभावित हुई थी। मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1956 के आसपास एक बड़ा भूकंप आया था इस क्षेत्र में, जो साउदर्न पार्ट ऑफ तुर्की है, और ये बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ था। तो उस समय लोगों ने क्या किया, बजाय उसका प्रॉपर रेट्रोफिटिंग का रीस्ट्रेंथनिंग करने के, उन्होंने प्लास्टरिंग और बेंडिंग वाला काम कर दिया। उसको प्रॉपर रीइंफोर्समेंट्स नहीं दिए या रीस्ट्रेंथनिंग नहीं किया, रेट्रोफिटिंग नहीं किया। तो हुआ क्या कि ये जब झटका आया तो इस तरह की जो बैड पुअर क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस थी या जिनमें पहले ही कुछ डैमेजेज हो चुके थे और उनको प्रॉपर वो रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया गया या रेट्रोफिट नहीं किया गया, तो ज़्यादा प्रभावित हुए। और इसके अलावा जो प्रभाव होता है वो स्थल ज़मीन का होता है। जैसे दिल्ली के बच्चों ने बात की, दिल्ली में साइस्मिक माइक्रोजोनेशन किया गया और अलग अलग क्षेत्र आइडेंटिफाई किए जिसमें से एक उसी भूकंप का अलग तरह से प्रभाव होगा वहाँ पे होने वाले भवन निर्माण पर। उसकी वजह है कि ज़मीन में जो हमारी कंपन की तरंगें हैं ये अलग अलग तरह से एम्पलीफाई होती हैं या अटेन्यूएट होती हैं, डिपेंडिंग ऑन सॉइल कंडीशन क्या है, पार्टिकुलेट कंडीशंस क्या हैं, वाटर टेबल क्या है, कितना नज़दीक में है। तो जहाँ पे एल्यूवियल सिल्टी प्लेन्स होते हैं वहाँ पे लिक्विफेक्शन हो जाता है, ज़मीन के बीच में ही जो है फाउंडेशंस डिफरेंशियल सेटलमेंट्स हो जाता है और बिल्डिंग्स बैठ जाती हैं। तो इस तरह की परिस्थितियाँ जो हम देख रहे हैं, जहाँ पर जो हमारी पुअर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है, जो इल प्लान्ड कंस्ट्रक्शन है, अनडिजाइंड है, प्रॉपर नॉट प्रॉपरली डिजाइंड, इम्प्रॉपरली डिजाइंड, उनमें हमारे को नुकसान होने की जी, जी। और तो इसके जनहानि लिए- होने की, क्योंकि जो भूकंप में कंपन से कोई नहीं मरता, भवनों के जो उससे टूटने की वजह से जी, और जी। उसमें दबने की वजह से लोगों को जी जी ज़्यादा तो इसके जनहानि लिए ये होती है। डॉक्टर हरि कुमार जी ये है ना कि क्या नॉर्म्स हैं हमारे इमारत बनाने के, इमारत बनाते वक्त क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं और ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हमें दंडित किया जाता है, क्या खाका क्या है पूरा इसका? कुछ बिल्डिंग्स गिरे हैं ज़रूर, लेकिन अबाउट 70% बिल्डिंग्स हैव नॉट फॉलन। यू विल सी मेनी ड्रोन शॉट्स जहाँ बहुत सारे बिल्डिंग्स गिरा नहीं है। दोस वर द वंस वहीं पर ही? हाँ। वहीं पर सेम प्लेस। कुछ बिल्डिंग्स गिरा नहीं, कुछ गिरा है। मतलब इट इज़ व्हाट सर वाज सेइंग। तो नया रेगुलेशंस जो लेके आया, नया कंस्ट्रक्शंस जो हुआ है, अगर वो कोड के हिसाब से किया है तो उसको नुकसान नहीं पहुंचा है। आवर इंजीनियरिंग इज गुड इनफ कि हम अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग्स बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। भुज अर्थक्वेक में भी देखा, भुज अर्थक्वेक में एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ है कि CPWD द्वारा बनाया हुआ एक भी बिल्डिंग गिरा नहीं। अच्छा, CPWD का एक भी बिल्डिंग गिरा नहीं गुजरात अर्थक्वेक में। क्यों? कम से कम वो हमारा कोड को फॉलो करते हैं। जो CPWD बिल्डिंग के सामने जो प्राइवेट मल्टी स्टोरी मंजिलें थे वो 20 के 20 नीचे आ गया, और इधर हमारा CPWD क्वार्टर्स एक निशाना भी नहीं, देयर वाज नॉट इवन अ क्रैक। सो हम वी कैन मेक अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग, जस्ट हमारा कोड्स को फॉलो करना एक चीज़ है। लेकिन आप जो पूछा रेगुलेशंस के बारे में, हमारा रेगुलेशंस में ये कोड्स, इंडिया में हमारा कोड्स रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है। अगर वो कोड हमारा बिल्डिंग रेगुलेशंस में आ गया तो वो बिल्डिंग बायलॉस है, तो दैट बिकम्स मैंडेटरी। लेकिन कोड एज अ स्टैंड अलोन कोड इज रिकमेंडेटरी ओनली, मैंडेटरी नहीं। जी जी तो चलिए regulation- जनता में से पूछ लेते हैं कि क्या हाँ। इसको मैंडेटरी करना चाहिए। कुछ सवाल और जल्दी जल्दी। अगर भारत में यहाँ पर भूकंप आता है तो कौन कौन से वो इलाके होंगे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे? पूरा बिल्डिंग से वहाँ प्रभावित होगा। सर फिलहाल हमने देखा जोशीमठ में क्या हुआ, तो उस आपदा के बाद हमारे सामने दो प्रश्न खड़े हुए, एक तरफ प्रकृति और एक तरफ विकास। तो इन दोनों के बीच में हम किस प्रकार एक संतुलन बना सकते हैं? जी ओम प्रकाश जी से पूछ लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, यहाँ पर दो बात सामने आई है। अगर हम जो है नियम के अनुसार अपने
कंस्ट्रक्शन को करते हैं तो हम इस आपदा से होने वाले नुकसान को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको कम ज़रूर किया जा सकता है, एक बात। दूसरा, जिस तरीके से हम लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं प्रकृति के साथ, क्या वो भी एक वजह हो सकती है? आपने एक तो कहा कि ये तो एक प्रवृत्ति है, लगातार घर्षण होता है, प्लेट्स खिसकती हैं और इस वजह से बहुत सारे भूकंप लगातार आते रहते हैं। क्या इनकी संख्या कम की जा सकती है अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ को बंद कर देंगे या कम कर देंगे तो? जो अर्थक्वेक जो हो रहा है, जो सास्मिक जोनेशन मैप है कंट्री का, इसको एक जो बनाया गया है वो इंपेरिकल लॉ पर सास्मिक के एटेनुएशन मॉडल पर बनाया गया है कि जितना दूर आप जाएंगे इंटेंसिटी घटता जाएगा। एक जोनेशन मैप जो है हर कंट्री के लिए और रीजनल मैप जो है उसका एक आधार है। लेकिन यदि यह जोनेशन मैप सही होता पूरा, तो एक जोन के सारे बिल्डिंग के यदि स्ट्रक्चर एक तरह होती, टाइपोलॉजी यदि एक तरह होता, इंजीनियर एक ही बनाया होता, एक ही सब कुछ होता, तो सारे बिल्डिंग एक तरह से ही डैमेज होती, एक जोन का, एक पार्टिकुलर अर्थक्वेक, पार्टिकुलर मैग्नीट्यूड और पार्टिकुलर इंटेंसिटी पर। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है अर्थक्वेक शेकिंग को जो डिक्टेट करते हैं वो उस जोनेशन मैप में नहीं रखा हुआ है। इसीलिए भारत सरकार ने, जिसके अंतर्गत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जो जिसके अंदर में नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी है, जिसका मैं निदेशक हूं, हम एक प्रकल्प लिया है, बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो काम कर रहे हैं कि भारत के जितने भी सिटीज हैं जिसका पॉपुलेशन 5 लाख और उससे ऊपर है, जो जोन 3 और 4 और 5 में है, उस जोन को फर्दर जोनिफाई करके जो इन सिटू मटेरियल हेट्रोजिनिटी है, जो अर्थक्वेक शेकिंग को एम्पलीफाई करता है, जहां पर लूज मटेरियल होगा एम्पलीफाई करेगा। तो फाउंडेशन की जो लूज मटेरियल होगा तो वो बिल्डिंग जो है उसकी फ्रीक्वेंसी और शेकिंग फ्रीक्वेंसी मैच करके रेजोनेंस करके बिल्डिंग को गिरा देगा। जैसे हरि जी ने बताया कि ये वही कारण है कि कुछ बिल्डिंग जो है स्टैंड स्टिल है। ये केवल इसी अर्थक्वेक में नहीं, इसको बोलते हैं साइट रेस्पॉन्स। जो 1819 में जो कच्छ अर्थक्वेक हुआ था, जहां पर आला बैंड बन रहा था, वहां पर ये पहला उसकी आविष्कार की गई थी, इन्वेंशन की गई थी, कुछ बिल्डिंग क्यों नहीं गिरे, बिकॉज ऑफ द साइट रेस्पॉन्स कंडीशन। उसी को लोग हम अब क्या कर रहे हैं भारत सरकार कि एक जोन को जोनिफाई कर रहे हैं स्मॉलर स्केल में, डिटेल स्केल में, टू गेट द जियो टेक्निकल, जियोफिजिकल, सेस्मोलॉजिकल पैरामीटर, टू जो हमको बिल्डिंग बीआईएस कोड को डेवलप करे, जो कि डिजाइन कोड को बनाए और अर्थक्वेक रिस्क रेजिलिएंट बिल्डिंग बने, भूकंप अवरोधी बिल्डिंग बने। क्योंकि जापान ने यही किया और जापान को देखेंगे कि 2011 के सुनामी जेनिक अर्थक्वेक 9 मैग्नीट्यूड में कोई भी बिल्डिंग धराशायी नहीं हुआ। जितना लॉसेज हुए वो सुनामी वाटर के चलते हुआ। तो ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है, इसको भारत सरकार बहुत ही जी इसको वार फुटिंग पर कर रहा है, हमारा सेंटर कर रहा है। हम ऑलरेडी बहुत से सिटी का करके रिपोर्ट बना के दे चुके हैं। जी, और भी रिपोर्ट हम बना के दे चुके हैं। अब रिपोर्ट पर अमल कब तक होता है, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि सरकारें अपने स्तर पर जो है नीतियां बनाती हैं, लेकिन नीतियां अमल में लाई जाती हैं या नहीं जाती हैं, या फिर उसमें जो खामियां होती हैं उसका लाभ लोग किस तरीके से उठाते हैं और अपनी ही जिंदगी को किस तरीके से जोखिम में डाल देते हैं। कुछ सवाल और। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भी चेताया है कि तुर्की और सीरिया जैसा भूकंप यहाँ आ सकता है, तो इसके लिए सर भारत कितना तैयार है? और दूसरा सर ये कि जब जो कोई भी त्रासदी आती है उसके बाद सर हमारे देश में एक राजनीति होने लगती है, तो सर ये कितना सही है? आज के टाइम में हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग तो बना सकते हैं, पर जो हमारी आर्कियोलॉजिक साइट है, पुरानी साइट है, पुराने किले हैं, हम उनको कैसे बचा सकते हैं? आज के समय ये मेन क्वेश्चन उठता है। हमारे पास अच्छे इंजीनियर्स भी अवेलेबल है और रिकमेंडेटरी कोड्स भी अवेलेबल है, लेकिन व्हाट अबाउट इम्प्लीमेंटेशन? तो इम्प्लीमेंटेशन भारत में हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है। क्या ये लापरवाही हम डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी इसमें सहन कर सकते हैं? किसी भी तरीके से चलिए, सरकार ने एक नियम बना दिया है, उस नियम को ताक पर रख के भी हम लोग अपनी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं कि ये काम कहीं ना कहीं रुके नहीं। उस पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है? एक बड़ी बात ये है कि रेगुलेशन तय करने से, नियम बनाने के बावजूद भी जो खामियां रह जाती हैं, उस वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो शर्मा जी देखिए, हरि जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि हमारे यहाँ कोर्स जो है रिकमेंडेटरी हैं, मैंडेटरी नहीं है। पहला तो उन्हें मैंडेटरी बनाएं, बिल्डिंग बायलॉज में सम्मिलित किया जाए ताकि उसका इन्फोर्समेंट हम इंश्योर कर पाएँ। दूसरी चर्चा आपने करी नीति की। नीति हमारे यहाँ भी नेशनल पॉलिसी ऑन डिसास्टर मैनेजमेंट में है, जिसमें हम कहते हैं कि जीरो कैजुअलिटी, डिसास्टर फ्री एंड रेजिलेंट नेशन की तरफ हम देखते हैं। तो नीतियाँ हैं,
पर नीतियों का जो धरातल पे प्रभाव होना चाहिए या नज़र आना चाहिए, वो तभी संभव होगा जब जन सहयोग होगा और जन जन के साथ हमारी इस फील्ड में हमारी साझेदारी होगी। आपने कहा कि बहुत सारे लोग अपने व्यक्तिगत लालच में आके ऐसा निर्माण कार्य करते हैं जो भूकंप में धराशायी हो जाएगा। घर बनने की बजाय वो अपनी कब्र बना रहे हैं, उसी में दबने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। एक सवाल बच्चे ने पूछा कि हमारे यहाँ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं पुरानी, अब हमें तो उनको भी बचाना है, वो संस्कृति के तौर पे हमारी धरोहर हैं जी। तो उन्हें सबको बचाने के लिए भी कोर्स में प्रोविजंस हैं कि आप कैसे जो है रेट्रोफिटिंग करेंगे ऐसी भवनों की और निर्माणों की जिनका हमें जो है प्रारंभिक स्वरूप भी रखना है, जो उसमें क्योंकि वो हेरिटेज के तौर पे हैं, और साथ में उनका बचाव भी किया जा सकता है। तो ऐसी सब संभावनाएं होती हैं और किया जा सकता है जब हम किसी इंजीनियरिंग, साइंटिफिक या अच्छे प्रोफेशनल की एडवाइस लेंगे। जी जी। तो लेकिन स्ट्रक्चरल मेरे इंजीनियर्स हमारे इसमें बड़े परफेक्ट रहते हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियर्स हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, काफ़ी लोग इसमें काम करते हैं। हम लोग बहुत आधुनिक मानते हैं अपने आप को। हमें लगता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है और भी ज़्यादा मजबूत और पुख्ता इमारतें बननी चाहिए इस आधुनिक तकनीक के साथ। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हमारे पुरानी इमारतें हैं, चाहे किले हैं, मंदिर हैं, वो आपदाएं आती हैं, भूकंप आते हैं, वो हज़ारों साल से ज्यों क्यों त्यों खड़े हैं, लेकिन नई बिल्डिंगें वो धराशायी हो जाती हैं। वो क्यों? क्योंकि वो लोग जब कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, वो सोचा है कि इधर भूकंप आ सकता है, एंड वी आर बिल्डिंग द ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शंस में। आप कश्मीर में जाके दो, हिमाचल में जाके दो, ट्रेडिशनल जो कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी है वो ऑलरेडी जो भी आपदाएं उधर है उसका कंसिडर करके ही कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेकिन आप में से कोई अगर घर बनाएंगे तो क्या आप सोचेंगे इधर भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाना है? नहीं है ना। हम सोचेंगे कि मेरे को ग्रेनाइट फ्लोरिंग चाहिए होगा, मेरे को ऐसे फिनिश करना है, मेरे को एक रूम ज़्यादा, एक मंजिल ज़्यादा बना सकता है तो बना सकता है। दैट इज़ व्हाट आवर थिंकिंग इज़। ये गलत है। दैट इज़ वाई नए बिल्डिंग्स जो है ठीक से नहीं बना रहा है। वी आर नॉट कंसिडरिंग द अर्थक्वेक होगा या फ्लड होगा, जो साइक्लोन होगा, सुनामी होगा, वो हैज़र्ड को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जापान में जाके देखो, हम बोलते हैं ना जापान इज़ फार एडवांस्ड। जापान का बिल्डिंग कोड का एक्चुअली एक स्टडी किया था। वो उसका बिल्डिंग कोड एक्चुअली 1933 में कुछ भूकंप आया तो उसका कोड चेंज हो गया नया, क्योंकि दे लर्न फ्रॉम जो हुआ है उससे सीख लिया और दे चेंज्ड इट। एंड देन आई सी दैट बीच में 1994 में भी चेंज हो गया। मतलब जापान में 94 में कुछ हुआ नहीं। देन आई रियलाइज कि कैलिफोर्निया में एक भूकंप आया था, उसमें जैसे बिल्डिंग गिरा उधर से ये लोग उसका बिल्डिंग कोड चेंज किया। अभी सर बोल रहे थे कि टर्की में जो बिल्डिंग गिरा, इसराइल ने रेट्रोफिटिंग प्रोग्राम अनाउंस किया। हम सीखना चाहिए। मतलब हमारी बातचीत से 3-4 बिंदु सामने आते हैं। एक तो आधुनिक, आज जो होता है वो आधुनिक है, यानी कि हमारे पूर्वजों ने जिस समय बनाया था वो अपने आज में बनाया था और वो उतने ही आधुनिक थे, तकनीक से निपुण थे। ऐसा नहीं है कि हम आज के ही युग में जो है आधुनिक है, और उन्होंने सब कुछ सोच समझकर अपने इमारतों का निर्माण किया था। एक बात। दूसरी बात ये कि हम फौरी तौर पर छोटे लाभ के लिए या फिर कह सकते हैं लोभ में पड़ जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये लोभ हमारी जान को सांसत में या फिर कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकता है। हम उस फौरी तौर पर होने वाले लाभ से हमें बचना चाहिए और हमें अपने भवनों का निर्माण जो है पुख्ता तौर पर करना चाहिए। सरकार ने जो गाइडलाइन दी हुई हैं उन गाइडलाइंस का इस्तेमाल हमें कहीं ना कहीं करना चाहिए। समय का अभाव है डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी, और हम आगे भी कोई कार्यक्रम करेंगे और बहुत सारे बिंदु हैं उसमें हम समाहित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने समय निकाला। सूर्य प्रकाश जी आपका, हरि कुमार जी आपका, और हमारे साथ वर्चुअली जुड़ने के लिए डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू वेरी मच हमारी जनता जनार्दन का। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।